हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न नगर एवं शहर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड प्रशासनिक शहर न होकर एक शैक्षिक नगर है। वाशिंगटन डीसी, न्यू कैसल, टोक्यो, दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग, कैनबरा, मनीला, ढाका आदि प्रशासनिक नगर है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व विश्व के सभी बड़े नगर राजधानी या प्रशासनिक नगरों के रूप में थे। इसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। ऐसे नगर में सरकारी कामकाज की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कई आयोजित शहर विकसित किए गए। निम्न में से कौन सा शहर स्वतंत्रता पश्चात का आयोजित शहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर स्वतंत्रता के पश्चात आयोजित शहर नहीं है, बल्कि यह मध्यकालीन नगर है। मध्यकाल में विकसित नगर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड की। थाईलैंड देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। चीन की कुल सीमा 14 देशों से लगती है। जिन देशों के साथ चीन की सीमा लगती है वे हैं वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया एवं उत्तरी कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीमांकन। सीमांकन भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है। राष्ट्रीय राजनीति के एक तथ्य के रूप में सीमाओं का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह राज्य की सार्वभौमिकता की सीमा को चिन्हित करता है। यह एक आधुनिक तथ्य है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा एक राज्य की प्रभुसत्ता को उसके पड़ोसी राज्य से अलग करता है। कार्यात्मक अथवा आनुवंशिक योजना के आधार पर सीमा को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: पूर्ववर्ती सीमाएं, अनुवर्ती सीमाएं, अध्यारोपित सीमाएं और अवशिष्ट सीमाएं। आगे के प्रश्न अपवाह तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेकांग।
मिकांग नदी हिंद चीन के 3 देशों से गुजरती है। मिकांग नदी का उद्गम चीन के पूर्वी किंघई प्रांत से होता है। यह चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है तथा दक्षिणी चीन सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। मिकांग म्यांमार, लाओस और थाईलैंड लाओस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके किनारे पर कंबोडिया की राजधानी नाम पेन स्थित है। इरावदी म्यांमार या बर्मा की प्रमुख नदी है। यह चीन की सीमा पर उत्तरी उच्चभूमि में माली और नामी नदियों के संगम से बना है। इसका मुहाना अंडमान सागर में है। इसके डेल्टा क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, केनो क्रिस्टेल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तरल इंद्रधनुष। केनो क्रिस्टेल नदी को तरल इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। यह कोलंबिया में प्रवाहित होती है। इसे 5 रंगों वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पीला, नीला, हरा, लाल तथा ऑरेंज रंग है। इस नदी को अन्य उपनामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है: विश्व की सुंदरतम नदी, अनोखा जैविक आश्चर्य, स्वर्ग से भागकर आने वाली नदी। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑनिक्स। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी ऑनिक्स है। विश्व में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां इस प्रकार हैं: नील नदी। नील नदी का उद्गम बुरुंडी में है। यह विक्टोरिया झील से जल ग्रहण करते हुए सूडान तथा मिस्र से प्रवाहित होती हुई पोर्ट सईद के पास भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6800 किलोमीटर है। यांग टी सिक्याग नदी, यह पूर्वी चीन के मध्य में बहती है और चीन की सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत के पठार की तांगला श्रेणी से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए संघाई के समीप चीन सागर में गिरती है। अमेजन नदी, उत्तरी पश्चिमी ब्राजील के विस्तृत भूभाग पर प्रवाहित होने वाली अमेजन नदी अफ्रीका की नील नदी के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा इसकी लंबाई 6437 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है नील नदी भूमध्य सागर, दूसरा है अमेजन नदी अटलांटिक महासागर, तीसरा है सिंधु बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है। नील नदी विषुवत के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन इंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से निकलकर अरब सागर में गिरती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निकासी का रूप चित्र जो वृक्ष की शाखाओं से मेल खाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेंड्रिटिक। जो अपवाह प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार या डेंड्रिटिक प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बढ़ती हैं तो उसे अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अभिकेंद्रीय अपवाह वह होता है जिसमें सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमीदा नदी। सुमीदा नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर प्रवाहित होती है, जिसकी लंबाई 23.5
किलोमीटर है। यह टोक्यो शहर की प्रमुख आंतरिक जलमार्ग भी है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनानी है, जिसकी लंबाई 370 किलोमीटर है, जो होन्शु के उत्तरी भाग में पर्वत श्रेणी से निकलकर जापान सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है, जबकि लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है तथा रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे और पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में ओरिनिको की सहायक नदी कैरो पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरे मीठे पानी की झील का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम बैकाल झील है। इस झील का निर्माण आज से 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा हुआ। अब तक बैकाल झील का जल इतना स्वच्छ इसलिए है क्योंकि इस झील में रहने वाले देशज इपिचूरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। इसी कारण से बैकाल झील को पवित्र सागर, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया तथा पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। पुलिकट झील भारत में, विक्टोरिया झील अफ्रीका में तथा सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, परिपूर्ण हिमनद से प्रभावित क्षेत्र विभिन्न आकार की झीलों से भरे हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झीलों का बगीचा। परिपूर्ण हिमनद से प्रभावित क्षेत्र विभिन्न आकार की झीलों से भरे हुए हैं, उन्हें झीलों का बगीचा कहा जाता है। प्लीस्टोसीन शक में हिमानी के पिघलने के बाद धरातल पर अनेक प्रकार की दृश्यावली उपस्थित है। उत्तरी अमेरिका में वृहद झीलों का आविर्भाव तथा विकास, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली की झीलों का विकास इसी समय संपन्न हुआ। आगे के प्रश्न खाड़ी एवं द्वीप समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलिस्तीन। सऊदी अरब तथा जॉर्डन देश की सीमा अकाबा की खाड़ी से मिलती है, जबकि फिलिस्तीन का गाजा पट्टी क्षेत्र भूमध्य सागर से तथा वेस्ट बैंक की सीमा मृत सागर से लगती है, न कि अकाबा की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, मालद्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। आगे के प्रश्न खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्लाचियन क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% कोयला इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का विस्तार अपलेशियन पर्वतमाला के साथ साथ उत्तर में पेंसिल्वानिया राज्य से लेकर दक्षिण में
अलबामा राज्य तक है। इस क्षेत्र में एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संपूर्ण एंथ्रासाइट कोयला पेंसिल्वानिया में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश चीन है। चीन में मुख्य रूप से उच्च कोटि के कोयले का उत्पादन किया जाता है। चीन में कोयले का महत्वपूर्ण भंडार उत्तरी चीन में पाया जाता है, जो मुख्यतः शांसी, शैनसी, कांसू, हुनान, मंचूरिया तथा शांटुंग प्रांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और यह विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। चीन कोयले का प्रमुख उत्पादक देश है। कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। संपीड़न की माल, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक प्रकार के रूपों में पाया जाता है, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। आगे के प्रश्न लोहे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन, भारत और जापान। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70%। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता 70% होती है। इसमें सर्वोच्च चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। इसमें लौहांश की मात्रा 5 से 60% तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका डैश मैग्नीशियम एम्फीबोल के प्रमुख तत्व हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहे के। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका लोहा तथा मैग्नीशियम एम्फीबोल के प्रमुख तत्व हैं। एम्फीबोल के खनिज आग्नेय और रूपांतरित शिलाओं में पाए जाते हैं, जैसे डायोराइट, एम्फीबोलाइट आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से कौन सा लौह तत्व के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। हेमेटाइट में लौहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। लिमोनाइट लौह अयस्क पीले रंग का होता है, जिसमें लौहांश 35 से 50% तक पाया जाता है। सीडेराइट अयस्क को कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें लौहांश 10 से 48% तक पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70%। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता 70% होती है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है, यानी इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। आगे के प्रश्न बॉक्साइट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा खनिज सतह के चट्टानों के सड़न तथा पत्ते और वस्तुओं के विघटन से बचने वाले द्रव्यमान से उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉक्साइट। बॉक्साइट सतह के चट्टानों के सड़ने तथा पत्ते और वस्तुओं के विघटन से बचने वाले द्रव्यमान से उत्पन्न होता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्वधर्यता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध गिवथान माइन कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध गिवथान माइन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। गिनी विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलागार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। आगे के प्रश्न जस्ता एवं सीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से किस लौह खनिज को सैलवंग और सीला से पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिंक को। जिंक खनिज चट्टानों के नसों और गांठों में पाए जाते हैं। प्रकृति में जस्ता और सीसा साथ साथ मिलते हैं जिस कारण उन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं। दोनों ही खनिजों का प्राचीन काल से ही खनन हो रहा है। जस्ता तथा सीसा के अयस्क में चांदी, तांबा तथा अन्य कई खनिज भी मिले हुए होते हैं। आगे के प्रश्न सोना एवं चांदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कनाडा का किर्गलैंड झील क्षेत्र डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोने के। कनाडा का किर्कलैंड झील क्षेत्र सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोना एक मुलायम धातु है जिससे बहुत बारीक स्वर्ण पत्र बनाया जा सकता है। सोना एक चिरस्थायी धातु है जिसमें जंग नहीं लगता और यह बहुत कम घिसता है। कनाडा में सोने का उत्पादन 1858 में शुरू हुआ था। कनाडा में सबसे प्रसिद्ध सोना क्षेत्र ओंटारियो प्रांत में है। यहाँ से कनाडा का 60% सोना प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के मुख्य उत्पादक पोर्कुपाइन तथा किर्कलैंड लेक है। अगला प्रश्न है, इन खनिजों में कौन सा घाटी की रेत में तथा पहाड़ियों के समतल में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। सोना घाटी की रेत में तथा पहाड़ियों के समतल में पाया जाता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। आगे के प्रश्न यूरेनियम से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 67 है, यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक हैं। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया है। यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख भंडारक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा है। यूरेनियम तथा थोरियम परमाणु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा को बिजली की भांति प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के जमाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऐसी सिराएं जिनमें अधिकांशतः पीच ब्लेंड रहता है और जिनमें 1 से 4% यूरेनियम प्राप्त होता है। यह बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। दूसरा है स्थानांतरण जमाव जो बलुआ और कांग्लोमेरेट चट्टान से संबंधित है। इस प्रकार के जमाव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन बी को माना था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक डैश हैं। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया है, जबकि भंडार की दृष्टि से विश्व के पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया तथा दूसरे व तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान और कनाडा है। आगे के प्रश्न ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्वी देशों में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। विश्व के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देश इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। अगला प्रश्न है, सभी स्रोतों से दुनिया में बिजली के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सभी स्रोत से दुनिया में बिजली के उत्पादन में अग्रणी देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली माराकेबो बेसिन निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला में। माराकेबो बेसिन वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ माराकेबो तथा ओरिनिको प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। माराकेबो झील के निम्न खनिज तेल कम गहराई पर पाया जाता है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का लगभग 50% खनिज तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर 1859 होगा। पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1859 में हुई थी। पेट्रोलियम पदार्थ सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसकी वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तेल परिवहन के लिए दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन कोमेकॉन की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4800 किलोमीटर। तेल परिवहन के लिए दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन कोमेकॉन, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। इसके माध्यम से बोल्गा तथा यूराल तेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक खनिज तेल पहुंचाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अन्य संसाधन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।